Assalamualaikum my dear students, welcome back. अमजद सदीक हेयर। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 में हमने टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी को स्टार्ट किया था। तो इससे पहले हम दो टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टेक्निक जो था वो माइक्रोस्कोपी था और सेकंड वन स्टैनिंग था, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। और आज का जो टेक्निक है वो है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन या इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल फ्रैक्शनेशन इट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेल फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शनेशन फ्रैक्शन से निकला है। फ्रैक्शन मीन पीसेस, पार्ट्स। तो मतलब ये होता है इसमें कि हम सेल को या टिश्यूज को उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके कंपोनेंट या इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेल को माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये जो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है उसमें क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं और इसको कहा जाता है सेल फ्रैक्शनेशन। सो टू सेपरेट एंड आइसोलेट individual parts or components of a cell is called cell fractionation. It is also called centrifugation. Centrifugation इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन के इस्तेमाल की वजह से इसी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहा जाता है। we'll discuss later कि सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसे काम करता है। तो इसी टेक्निक्स में मेनली जो होते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें 2 एपैरेटस इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2 एपैरेटस इस्तेमाल होते हैं। एक को हम कहते हैं होमोजेनाइजर और दूसरे को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। होमोजेनाइजर की मदद से हम क्या करते हैं, हम सेल्स और टिश्यूज को क्रश करते हैं, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और फिर क्या करते हैं, इससे एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसी होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को होमोजिनेशन कहा जाता है। मींस सेल फ्रैक्शनेशन के लिए सबसे पहले सेल्स और टिश्यूज को फ्रैक्शन में, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उस प्रोसेस को होमोजिनेशन कहते हैं। इसमें होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। दूसरा जो एपैरेटस है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बाय डेंसिटी ग्रेडियंट्स। डेंसिटी की बेस पर हम मुख्तलिफ पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होता है ये इसका एक स्पीड होता है, एक ट्रेमेंडस स्पीड होता है। उसी स्पीड की मदद से क्या करता है, ये चलता है। और इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन का जो स्पीड है, इसका जो रिवोल्यूशन है, जो रोटेशन है, इसको हम कहते हैं स्पिनिंग। ये स्पिनिंग करता है, ये रोटेट होता है। और जब भी हम किसी टिश्यूज को इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब में, तो पहले इसको हम स्लो स्पीड से रोटेट करते हैं, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता स्पीड इसका ज़्यादा करते हैं और आखिर में उससे भी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब अगर आप देखें, जो आपके पास एक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल रोटेटिंग ऑब्जेक्ट या फॉर एग्जांपल एक रस्सी है, उसके सिरे पर हम एक पत्थर वगैरह को या किसी और मटेरियल को हम बांधते हैं, उस रस्सी को हम इस तरह रोटेट करते हैं। ये जो रस्सी है इसने इसी पत्थर को सेंटर में या सर्कल में घूमने पर मजबूर किया है और इसी पत्थर का के पर सेंटर पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और इसी पत्थर के अगेंस्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चूंकि इसी फिनोमेना में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी डिस्कस करते हैं,
तो इसी वजह से भी इसको सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम दिया गया है। अब देखें, जो आपके पास रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, जिसको जो कि मैंने आपको एक पत्थर का एग्जांपल दिया, जिसको रस्सी से बांधा गया है और इसको हम एक सेंटर में रोटेट कर रहे हैं, तो इसका ये एरो इस साइड पर है, सेंटर की तरफ है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसी सर्कल से जो अवे है, जो बाहर की तरफ फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये सर्कल से बाहर जाने के लिए कोशिश करता है। इस तरह के आप पत्थर को फॉर एग्जांपल जब आप घुमाते हैं, जिसको आपने एक रस्सी की मदद से बांधा है, अगर कहीं ये रस्सी टूट जाए तो ये पत्थर कहीं दूर जाकर गिरेगा, क्योंकि इसी पत्थर पर अगेंस्ट में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा था। जितना हम स्पीड को ज़्यादा करेंगे उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो सीफ होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल, ये पत्थर का एग्जांपल मैंने दिया, एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन जो होता है उसके 3 वेंट्स होते हैं, उसके 3 वेंट्स होते हैं इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल एक वेंट पर आप थोड़ा सा वजन डाल दें, थोड़ा सा ज़्यादा, दूसरे पर दरमियाना, और तीसरे पर आप कम वजन जो है आप इस पर रख लें, ठीक है। तो पंखे को जब आप ऑन करते हैं, उसका स्विच बोर्ड में एक स्पीड मीटर होता है। स्पीड मीटर को जो ही आप ऑन करते हैं, पहले स्लो स्पीड से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करना शुरू कर जाता है। अब जो आपने ज़्यादा वजन वाला चीज़ रखा था, वो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है। जो ही ये पंखा रोटेट होगा, सबसे पहले वो वजन गिरेगा जो ज़्यादा है, जो हेवी है, ठीक है, वो गिर जाएगा क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है। जो ही आप इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो दरमियाना जो वज़न वाला होता है, जो दरमियाना किस्म का वज़न होता है, वो फिर गिर जाएगा। और आप इसी पंखे को स्पीड मीटर की मदद से और तेज़ करते हैं, तो तीसरा जो हल्का वज़न आपने रखा था वो भी गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसका जो हैवी होता है वो सबसे पहले गिरता है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसके अलावा हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब ये जो आरपीएम है आपके पास, ये बेसिकली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना स्पीड ज़्यादा होगा उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगा। इस तरह कि मैंने बता दिया, वो पत्थर वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। जब आप इसको सर्कल में रोटेट करते हैं, जितना अगर आप स्लो स्पीड से उसको घुमाते हैं, रस्सी टूट गई तो पत्थर थोड़ा सा डिस्टेंस तय करेगा अगेंस्ट डायरेक्शन में। जितना आप इसी पत्थर को तेज़ी से घुमाएंगे रस्सी की मदद से, रस्सी टूट जाए तो फिर ये कहीं दूर जाकर गिरेगा। तो मतलब जो आरपीएम है, जो स्पीड है, जो स्पिनिंग है, जो रोटेशन है, जो रिवोल्यूशन है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, उस पर ज़्यादा होगा। और ये जो आरपीएम है, जो स्पीड है, दैट इज इक्वल टू द सिंथेटिक ग्रेविटी और रोटेशनल ग्रेविटी। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो आपके पास होमोजेनाइजर या जो आपके पास ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर, अब ग्राइंडर में आप चटनी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या कोई जूस वगैरह बनाते हैं, मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, तो ग्राइंडर को, जूसर को जब आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो एक सर्कल में मूवमेंट करता है, लेकिन सेंटर में उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट में, डाउनवर्ड पोजीशन में मूवमेंट करते नजर आते हैं सेंटर में। वो क्या होता है, उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। या फॉर एग्जांपल देखिए, एक ग्लास में आप पानी ले लें या एक वाइड ओपन कंटेनर में आप पानी ले लें, उसमें आप किसी चम्मच की मदद से इसी पानी को आप रोटेट कर लें, तो क्या उस सेंटर में एक डाउनवर्ड
फोर्स आपको नजर आएगा। वो बेसिकली क्या है, वो सिंथेटिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रोटेशनल ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप किसी होमोजेनियस मिक्सचर को आप घुमाएंगे तो फिर क्या होगा, आप सेंट्रीफ्यूज में इसको स्पन करते हैं तो फिर क्या होगा, उसके अगेंस्ट में उस पर क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। वो डेंसिटी वाइज, साइज वाइज, लार्ज हेवी साइज को वो सेपरेट करेगा। कैसे सेपरेट करेगा अभी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये ट्यूब है फॉर एग्जांपल आपके पास। अब इसमें आपने टिश्यू सेल्स को आपने इसमें रखा है, इसमें आपने टिश्यू सेल्स को रखा है। अब इसी टिश्यू सेल्स को या टिश्यूज को या सेल्स को आप क्या करते हैं, पहले जूसर में या होमोजेनाइजर मशीन में उसको रखते हैं तो फिर ये क्या हो जाते हैं, इसका होमोजीनेट बन जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर जो बन जाता है बेसिकली इस सेल्स और टिश्यूज को आप एक लिक्विड मीडियम में रखते हैं, इसका एक प्रॉपर ऑस्मोटिक पोटेंशियल आप बना लेते हैं, उसकी मदद से उसी ही में आप इस सेल और टिश्यूज को ग्राइंड करते हैं। अब जब आपके पास एक होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, सेल्स और टिश्यूज अपने कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियाई में, मेम्ब्रेन्स में, तो राइबोसोम्स में, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में डिवाइड हो जाती है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है किस चीज़ में, होमोजेनाइजर में। तो आपके पास होमोजेनेट बन जाता है। अब होमोजेनेट को आप क्या करते हैं, इसको आप एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप इसको रखते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होता है उसको जब आप ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 ट्यूब आपने इसमें रखे हैं, जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये तेजी के साथ स्पिनिंग करता है, मूवमेंट करता है। जो ही ये मूवमेंट करता है तो इसमें जो ये ट्यूब्स आपने रखे हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये इस तरह हो जाते हैं। इसमें आपने क्या रखा है, इसमें आपने फॉर एग्जांपल कोई होमोजेनियस मिक्सचर रखा है तो फिर जब आप इसके अंदर इसको रखते हैं तो फिर ये इस तरह हो जाते हैं। जब ये ट्यूब जो होते हैं इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पिनिंग करते हैं तो इस दौरान इसी सॉल्यूशन पर क्या होता है, इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पर ज़्यादा होता है, लार्जर पार्टिकल पर, हेवियर पार्टिकल पर। अब हेवियर पार्टिकल जो होते हैं वो तह में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। तो तह में बैठ जाते हैं तो इसको फिर हम कहते हैं पैलेट, इसको हम पैलेट कहते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ये इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल इसी ट्यूब को आपने सेंट्रीफ्यूज में रखा, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के होमोजेनियस मिक्सचर है। अब इसमें जो लार्ज पार्टिकल है अगर ये इस तरह भी घूमेगा सेंट्रीफ्यूज मशीन में, जो हैवियर पार्टिकल है वो साइड पर आएंगे, इधर जमा होना शुरू हो जाएंगे, इस साइड पर जमा होना शुरू हो जाएंगे हैवियर मटेरियल्स, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो फिर ये साइड पर आ जाते हैं और ये लार्जर पार्टिकल जो होती है तह में बैठ जाते हैं। इसको फिर हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं, स्कार्ड पैलेट। अब पहली दफा जब आपने इसी ट्यूब को जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर था इसको आपने सेंट्रीफ्यूज किया, इसको स्पिनिंग दिया स्लो स्पीड से इब्तिदा में, तो जो आपके पास हैवियर पार्टिकल के सेल के अंदर स्पेशली क्या है, पैलेट रिच एंड न्यूक्लियाई और साथ साथ सिल्वर डेब्रिस मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के पार्टिकल वो क्या हो जाते हैं, वो आपके पास तह में बैठ जाते हैं। और इसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितना है, फोर्स ऑफ 800 टाइम्स ग्रेविटी। ये क्या आपके पास, ये 800 टाइम्स ग्रेविटी जो होता है ये फॉर 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होता है। अगर आप 10 मिनट्स के लिए उसको 800 टाइम्स ग्रेविटी प्रोवाइड कर ले तो इस पर जो होते हैं इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन के तह में आपके पास क्या क्या चीज़ें बैठ जाएंगे, न्यूक्लियाई और सिल्वर डेब्रिस। अब इसको हम कहते हैं पैलेट, जहाँ पर न्यूक्लियाई वगैरह बैठ गए हैं। और इसी ऊपर का जो पार्ट है इसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं, सुपरनेटेंट। अब हम क्या करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल हमने न्यूक्लियाई को सेपरेट भी करना है और इसको स्टडी करना है सेपरेटली, तो फिर आप ये जो आपके पास ट्यूब है इसको आप एक नए ट्यूब में इसको ओंडेल देते हैं, इसको पोर कर देते हैं। किस चीज़ को? सुपरनेटेड को। और सुपरनेटेड जो होता है वो इधर आ जाता है और इसी ट्यूब में जो पैलेट था ये इधर चमटे हुए होते हैं, ये इसके ऊपर एक लेयर किस्म का बन जाता है। ये भी साथ में गिरते नहीं है, ये आपके पास तह में रह जाते हैं। अब इसी को आप क्या कर लें, इसको आप फर्दर माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप स्टडी के लिए आप इसको ले जाएं, इसको आप स्टडी कर लें, इसकी आप स्टैनिंग करते हैं, जो भी करते हैं आप न्यूक्लियाई को सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। ये सबसे पहले तह में इसलिए सेडिमेंट हो गया, बैठ गया कि इसका जो साइज था वो बड़ा था, दैट्स व्हाई। अब सुपरनेटेड को आपने नेक्स्ट ट्यूब में क्या कर दिया है, उसको पोर किया है। अब इसी ट्यूब को, इसमें सुपरनेटेड को आपने रखा है, इसमें न्यूक्लियाई वगैरह मौजूद नहीं है, इसमें सिंगुलर डिब्रीज मौजूद नहीं है क्योंकि उसको आपने निकाला है। इसी सुपरनेटेड को अगेन आप क्या कर ले, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप स्पन कर ले इसको थोड़ा सा हायर स्पीड पर, तो फिर क्या हो जाएगा, हायर स्पीड पर जब आप इसको घुमाएंगे तो उसके बॉटम में पेलेट बन जाएगा। उस पेलेट में क्या होंगे, पेलेट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तब होगा इफ सेल्स आर फ्रॉम प्लांट, अगर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में होता है, एनिमल में होता नहीं है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर न्यूक्लियस के बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो तह में बैठ जाएंगे, बाकी सुपरनेटेड ऊपर रह जाएगा, जो बाकी मानना है। इसके लिए जो था, इसी ऑर्गेनेली की सेडिमेंटेशन के लिए सेंट्रीफ्यूज में कितना फोर्स रिक्वायर्ड था, और वो आपके पास था 20,000 टाइम्स ग्रेविटी, 20,000 टाइम ग्रेविटी फॉर 15 मिनट्स। इस पर जो है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तह में बैठ गए। अब नेक्स्ट जो आपके पास सुपरनेटेड है उसको आप नेक्स्ट ट्यूब में पोर कर ले, उंडेल ले। जो बॉटम में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसको आप सेपरेटली किसी माइक्रोस्कोप में चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस सुपरनेटेड को आपने जो नेक्स्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, इसको अगेन सेंट्रीफ्यूज मशीन में फिर थोड़ा सा हाई स्पीड पर इसको क्या कर ले, उसको स्पन कर ले, इसको रिवॉल्व कर ले, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर भी आपके पास बॉटम में जो डेंसिटी वाइज, साइज वाइज जो बिगर, जो लार्जर पार्टिकल है वो तह में बैठ जाएंगे। कौन कौन सी इसी पेलेट में, पेलेट जो है आपके पास पेलेट रिच इन माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम क्या होते हैं, पीसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल्स इंटरनल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, गाल्जी बॉडीज के जो पीसेस वगैरह होते हैं मेम्ब्रेन्स के, वो सारे जो होते हैं वो इसी तह में बैठ जाते हैं। और इसके लिए आपके पास इसी सेंट्रीफ्यूज में, इसी ऑर्गेनेली के सेडिमेंटेशन के लिए आपके पास फोर्स रिक्वायर्ड होता है 1 लाख टाइम्स ग्रेविटी फॉर 60 मिनट। अब इसको आप फर्दर स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप की तरफ ले जाएं और सुपरनेटेड जो है ऊपर वाला, इसको नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप इसको क्या कर लें, इसको पोर कर लें। अब इसमें जो लार्जर पार्टिकल थे ऑलमोस्ट उस सबको आपने आइसोलेट किया है, सेपरेट किया है। ऑलमोस्ट राइबोसोम जो स्मॉलेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है वो रह गए हैं। जब आप इसी टेस्ट ट्यूब को आप उसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में, सेंट्रीफ्यूज मशीन कुछ इस तरह का होता है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें यहाँ पर जो होते हैं इस तरीके से होल्स होते हैं, इसी होल्स में क्या होता है, इसमें ये ट्यूब्स वगैरह इसमें रखते हैं, इसको फिर क्या किया जाता है, इसको फिर स्पन किया जाता है। तो फिर जब आप लास्ट में उसको स्पन करते हैं तो तह में आपके पास, इसको हम पेलेट कहते हैं, पेलेट रिच इन राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो तह में बैठ जाते हैं, और इधर जो होते हैं ये ऊपर वाले आपके पास क्या रह जाते हैं, सॉल्युबल एंजाइम्स वगैरह रह जाते हैं। अब सॉल्युबल एंजाइम्स को आप नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में आप पोर कर लें, आपके पास राइबोसोम भी आ जाएगा, राइबोसोम की भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं इसको। इधर राइबोसोम के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जो इधर जी वगैरह हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो राइबोसोम के लिए स्पेशली ड्यू टू स्मॉल साइज, राइबोसोम्स आर द लास्ट ऑर्गेनेली टू बी सेडिमेंटेड इन अ सेंट्रीफ्यूज requiring a force of 150,000 times gravity for 3 hours, 3 घंटों के लिए। फिर जब इसको हम इतना फोर्स देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस पर राइबोसोम जो होते हैं में बैठ जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकते हैं
कि राइबोसोम की सेडिमेंटेशन के लिए तह में बैठने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है 150,000 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने टाइम के लिए? 3 आवर्स के लिए। इस तरीके से इसके लिए कितना न्यूक्लियाई के लिए 10 मिनट के लिए 800 ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए 20,000 जी और 15 मिनट। तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं आपके पास जो कंपोनेंट पार्ट होते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज, उसको आप सेल सेपरेट कर जाते हैं और इसको आप फर्दर इंडिविजुअली इसको आप स्टडी करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।